नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 29वां व्याख्यान है। यानी यहाँ से आपको समझना चाहिए कि आपके 28 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं। यदि आपको पॉलिटी का अच्छे से अध्ययन करना है तो सारे व्याख्यान देखिए और समझने का प्रयास कीजिए हमारे भारतीय संविधान के बारे में। आज के व्याख्यान में हम अनुच्छेद 32 के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 32 का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान की आत्मा इस शब्द को क्यों कहा गया, इसके पीछे मतलब सीधा सा है कि यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, यह सभी मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। आपके जो भी फंडामेंटल राइट हैं, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, उनके संरक्षण की बात आर्टिकल 32 करता है। इसीलिए इनके भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा या हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके अनुसार यह इतना महत्वपूर्ण होता है। अनुच्छेद 32 नाम आपको याद रखना है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी जो संवैधानिक उपचार दिए हुए हैं, संवैधानिक यानी कोई अपन बीमार होते हैं तो बीमार होने के पास आप डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी आपके मौलिक अधिकार यदि ठंडे बस्ते में जा रहे हैं, उनके अधिकारों को आपको प्राप्त करने में समस्या आ रही है, आपको सफलतापूर्वक जीने में, या फिर संवैधानिक रूप से कुछ ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिनसे आपके मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, तो यहाँ पर उपचार कौन करता है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। इतनी बात से आपको याद हो जाएगा कि संवैधानिक उपचार क्या है। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया और जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसे कारण थे जिसके द्वारा इनको यह बात कहनी पड़ी। आपको जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उन्हें सुरक्षित रखने के प्रावधान आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। यानी अब तक हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े, जैसे कि आर्टिकल 15 पढ़ा, धर्म जाति लिंग के हिसाब से विभेद नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता की बात 17 में की, और जो भी मेन अधिकार हैं, इम्पोर्टेंट अधिकार हैं, वहाँ से आपको देखना चाहिए कि ये इन अधिकारों के संरक्षण की बात कही जाती है। तो इन अधिकारों के संरक्षण की बात आर्टिकल 32 में आती है और कारण यही है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। उदाहरण के लिए, यदि सामाजिक तौर पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अनुच्छेद 32 के अनुसार उनके संबंध में जनहित याचिका यानी PIL दायर की जा सकती है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब यह याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक माना जाता है तथा इसके बाद अधिकारों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। यदि संसद द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है, यानी आपकी जो पार्लियामेंट है जहाँ पर सारे सांसद बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसका जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने पर यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह अधिकारों का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। संसद द्वारा बनाया हुआ कानून संविधान के हिसाब से होना चाहिए। यानी जो संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं वह संवैधानिक रूप से होना चाहिए। यदि वह संविधान के मूल ढांचे से बाहर आता है तो हम देख सकते हैं कि कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए जो कि कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए थे, उनको नल एंड वॉइड यानी निरस्त घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 32 संविधान को जीवित दस्तावेज कहा जाता है। यानी यह समय समय पर इसकी जो जांच है वह करता है और हम देख सकते हैं कि जैसे ही समाज में अव्यवस्थाएं होती हैं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो यह एक्टिव हो जाता है और आपके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए संविधान को जीवित दस्तावेज कहा जाता है। यानी आर्टिकल 32 के द्वारा जो कि जीवित दस्तावेज की बात की गई थी, तो आर्टिकल 32 में जो भी प्रावधान दिए हुए हैं उन्हीं के अनुसार संविधान को जीवित दस्तावेज कहा जाता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 के संबंध में
ब्रिटेन में यह संसद की सार्वभौमिकता दी जाती है, यानी ब्रिटेन में जहां संसद को सार्वभौमिकता दी जाती है, लेकिन भारत में हमारे संविधान को सार्वभौमिकता दी जाती है। यानी जहां जिस स्थान पर उनकी पार्लियामेंट को सार्वभौमिकता दी जाती है, उसी को निर्णय लेने की शक्ति होती है, और निर्णय लेने के लिए हमारे पास शक्ति होती है जो हमारे संविधान है। संविधान से बाहर हम निर्णय नहीं ले सके। इसकी भावना को ध्यान में रखते हुए ही हमें निर्णय लेने होते हैं, अतः हमारे संविधान को सार्वभौमिकता दी गई है, जिस प्रकार ब्रिटेन में संसद को दी गई है। हमारा संविधान लोकहित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी जो जनता है उसके हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, अतः हमें लास्ट में जाकर उसी पर कार्य करना है, यानी जनता के हितों के बारे में कार्य करना है। यदि किसी भी प्रकार के कानून ऐसे बनाए जाते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक बन के सामने आ जाता है। अतः कहा जा सकता है कि हमारे देश में जनता की सार्वभौमिकता है, यानी इनडायरेक्टली देखें तो हमारे देश में जनता की सार्वभौमिकता है, यानी जनता को अपनी स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अंतिम सत्ता जो होती है वो आप में निहित होती है। 5 वर्ष कोई भी कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितनी पावरफुल सरकार हो, आपके हाथ में शक्ति होती है कि आप उसको चुनाव आते ही उसको गिरा सकते हैं। आप अपनी वोटिंग राइट के माध्यम से किसी भी बड़ी सरकार को आप गिरा सकते हैं। लोकतंत्र को बनाए रखने का कार्य आर्टिकल 32 के द्वारा किया जाता है, यानी यह सीधे जनता की बात करता है, जनता के हितों की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो जहां जनता की बात होती है वहां लोकतंत्र की बात होती है, और यह जनता के हितों को बनाए रखता है, अतः लोकतंत्र को संरक्षण प्रदान करने का कार्य आर्टिकल 32 करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य बन जाता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी होती है वह आर्टिकल 32 के अनुसार ही होती है कि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे, तथा इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, तथा मौलिक अधिकारों पर कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य है। यानी कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें बाध्यता नहीं होती है और जवाबदेही नहीं होती है। तो जहाँ जवाबदेही की बात करें तो मौलिक अधिकारों पर कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही होती है, उसे कार्य करना ही पड़ता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का अधिकार भी कहा गया है, चूँकि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं यह अधिकारों से ऊपर आता है, अतः उनके संरक्षण की बात करता है, तो आर्टिकल 32 को अधिकारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 23 को मतलब अनुच्छेद 32 को 1973 में आए जो केशवानंद भारती है, जो केशवानंद भारती का जो केस आया, इसमें हम देख सकते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम राज्य भारत देश आया, तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तो यह आर्टिकल 32 का ही हिस्सा है। तो हाँ, यहाँ से हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार की जो टर्म्स हैं, प्रश्न हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 32 मूल ढांचा किसके अंतर्गत, मूल ढांचे से संबंधित कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आपका आर्टिकल 32 मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। जैसे ही सरकार द्वारा ऐसी बातें की जाती हैं जो अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य करते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि कुछ कानून ऐसे आए, जैसे कि केशवानंद भारती का कानून आया, जिसमें कि इतने हौच पौच हुआ करती थी जो कि मूल ढांचे को प्रभावित कर रही थी। तो मूल ढांचे को प्रभावित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट निकल कर आया वह आर्टिकल 32 से निकल कर आया, यानी आर्टिकल 32 भी उसी प्रकार की बात करता है कि यदि आप अपने हद से बाहर जाते हैं, आप लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो आपके जो कानून हैं उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा, अतः इसके संरक्षण की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। यह बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 32 करता है।
अब याचिका को समझें। यानी मेन जो हमारी स्थिति है आर्टिकल 32 को लेकर, वह हमें याचिका पर आती है। जो याचिका हैं वह आर्टिकल 32 में दी गई हैं, और इसके अलावा इसकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वह हम अपनी पिछली स्लाइड में ले चुके हैं। यानी अब तक हमने जो पढ़ा, इनकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी वह, यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो हमारी याचिकाएँ आती हैं, यदि राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके विरुद्ध याचिकाएँ डाली जाती हैं, और इन याचिकाओं को इंग्लिश में रिट्स कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की जनहित में याचिकाओं का प्रावधान है, और इन याचिकाओं के बारे में हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनके नाम को याद करने का प्रयास करते हैं। हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह जो बात करती है जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो यदि आपको अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो हैबिस कॉर्पस यहाँ पर कार्य करती है, जो कि याचिका होती है। मैंडामूस, परमादेश, यह लोक सेवकों के लिए है, और प्रोहिबिशन, यह न्यायालय के लिए है। सरसरी, यह प्रमाणित करने, इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। क्यूरांटो, इसे होता है किसी वारंट के द्वारा ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने इनके मतलब को जानने का प्रयास किया कि हिंदी में इनके तात्पर्य क्या हैं। एक बार और देख लीजिए। हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामूस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन निषेध, सरसरी प्रमाणित करना, क्यूरेंटो किसी वारंट से। इस प्रकार आपने याद किया कि जो हमारी रिट्स होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। आइए हम इनका विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। अभी देखते हैं याचिका क्या है। याचिका के संबंध में हम देखें तो याचिका जारी करने की शक्ति संसद द्वारा किसी भी कोर्ट को दी गई है। यानी जो हमारी संसद है, संसद के द्वारा यह किसी भी कोर्ट के लिए शक्ति प्रदान की गई है कि जहाँ आप जाकर अपनी जो याचिका है वह दायर कर सकते हैं, आपके हितों का जब भी जो हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट को याचिका देने का प्रावधान आर्टिकल 32 में दिया गया है, एवं हाई कोर्ट को याचिका देने का प्रावधान आर्टिकल 226 में दिया गया है। यह जो बात है आपको याद रखनी है। इसे रिट्स के प्रावधान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पर आते हैं, तो आर्टिकल 32 में इसके प्रावधान आते हैं, जो कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह रिट्स जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 राज्य को यह शक्ति देता है कि वह रिट्स जारी कर सकता है, यानी याचिका दायर कर सकता है। मौलिक अधिकारों को खारिज करने की शक्ति 359 में दी गई है। अब 359 कहाँ पर आता है? यह राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति के पास पावर होती है आपातकाल लगाने की। यानी हम देख सकते हैं कि 359 के तहत आपातकाल के समय राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा मौलिक अधिकारों को खारिज किया जा सकता है। जब आपातकाल की स्थिति होती है, कोरोना काल में आपने आपातकाल की स्थिति देखी, जहाँ देशव्यापी आपातकाल जो कि एक बीमारी को लेकर लगाया गया, तो सभी इससे रूबरी हो चुके हैं, और आपने देखा कि आपके मौलिक अधिकारों का यहाँ पर सीमित कर दिया गया था। आपको घूमने फिरने की सब आज़ादी नहीं थी, केवल एसेंशियल चीज़ें ही आपको उपलब्ध कराई जा रही थीं। तो इस प्रकार आप यहाँ से समझ सकते हैं। 1950 में अनुच्छेद 226 के तहत, यानी 1950 को जो समय था, तो रिट्स जारी करने की जो शक्ति थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास ही मात्र हुआ करती थी। आगे चलकर इसे सभी कोर्ट के लिए लागू कर दिया गया। यानी 226 आर्टिकल जो राज्य द्वारा क्या है, राज्यों को जो पावर्स होती हैं, यानी रिट्स जारी करने की शक्ति एक तो अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, चूँकि 1950 में हम देख सकते हैं कि यह शक्ति बॉम्बे, मद्रास व कलकत्ता हाई कोर्ट के पास हुआ करती थी। याचिका को जारी करने का तरीका इंग्लैंड से लिया गया है। यानी इस प्रकार की याचिकाएं पहले कहाँ पर जारी की जाती थी? इंग्लैंड में की जाती थी, जो कि हम देख सकते हैं कि 1215 में इंग्लैंड से ही हमने मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया। किंग जॉन जो वहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले एक मैग्ना कार्टा शब्द का आविष्कार किया, जिसमें कि वह मौलिक अधिकारों की बात करता था, और याचिका शब्द भी हमारा इंग्लैंड से निकल कर आया। इसमें हम देख सकते हैं कि इतिहास में याचिका जारी करने का अधिकार राजा के पास ही हुआ करता था। इस समय पर याचिका लोगों द्वारा अपने अधिकारों के बचाव के लिए लगाई जाती थी, तथा वर्तमान में यह अधिकार कोर्ट को सौंप दिया गया। यानी ब्रिटेन में भी यह अधिकार अब सरकार को, या फिर हम देख सकते हैं कोर्ट को सौंप दिया गया है।
चलिए आगे देखते हैं याचिका के संबंध में। याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित है, यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। अब सीमित क्यों किया गया है यह आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह किसके लिए। मान लो ये हमारा भारत देश है, थोड़ा सा मैप सही नहीं बना है, मैप में आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो यह हमारा भारत देश है, तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अलग अलग राज्य सभी सम्मिलित कर जो कि एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। और जो कि हाई कोर्ट है एचसी यानी हाई कोर्ट एक एक राज्य को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक आधार पर जो शक्ति होती है वह हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा जो बर्डन ना इसका बढ़े और लोगों की समस्या का समाधान जल्दी किया जा सके, अतः प्रशासनिक रूप से जो शक्ति है वह हाई कोर्ट के पास दी गई है। लेकिन जो बड़े मामले होते हैं और जो कि राज्य से बाहर जाते हैं, इस प्रकार के मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति होती है याचिका के संबंध में वह सीमित कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात के लिए याचिका जारी करता है, यानी जब आपके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जब इनकी बात आती है तो इनके संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। एवं हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनों पर भी याचिका दायर की जा सकती है। यानी अब हम आगे चलकर जो अध्ययन करेंगे उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि यह केवल मौलिक अधिकारों पर कार्य नहीं करती, और भी इसके कारण हैं जिनकी जिम्मेदारी हाई कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग पूरे देश में किया जाता है, यानी यहाँ पर हमने समझा कि ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग पूरे देश में किया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की शक्ति का प्रयोग केवल उसी राज्य में किया जाता है जिस राज्य का वह हाई कोर्ट है। यानी जो हमारा हाई कोर्ट है, जैसे कि एमपी का हाई कोर्ट, जैसे हमने जाना कि जबलपुर में है, तो जबलपुर का जो हाई कोर्ट है तो वह क्या कार्य करेगा, वह इसकी जांच करेगा, केवल राज्य की जांच करेगा, यह दूसरे राज्य की जांच नहीं कर सकता। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह किसी भी राज्य से संबंधित मुद्दे पर जांच कर सकता है। तो क्षेत्र के आधार पर यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन यदि कानून के आधार पर देखा जाए तो हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्ति प्रदान होती है। यह अधिक से अधिक मामलों की जाँच या याचिका पर विचार कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य के कानून व्यवस्था बनाने का कार्य करता है। राज्य में जो भी कानून व्यवस्था है उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हाई कोर्ट के पास किया जाता है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के विषय में कानून को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। यानी मौलिक अधिकार के विषय में जो भी कानून बनाए जाते हैं जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो उनको खारिज करने की शक्ति किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। यानी इस देश के लिए आपने कोई कानून बना दिया पार्लियामेंट में, और वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जाता है कि यह हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसको वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को से संबंधित मुद्दों को खारिज करने की पावर्स होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 226 है, यदि राज्य में ऐसे कोई नियम कानून बनाए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, जनता के हित के लिए कार्य नहीं करते, तो हाई कोर्ट द्वारा इसको निरस्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कार्य करने के लिए हाई कोर्ट बाध्य नहीं होता। यानी मौलिक अधिकारों के बारे में मौलिक अधिकारों के संबंध में कार्य करने के लिए कौन बाध्य होता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी एससी बाध्य होता है। जो एससी होता है हमारा हाई कोर्ट, यह मौलिक अधिकारों के संबंध में कार्य नहीं करता। अब हम समझेंगे जो भी हमारी जो रिट्स हैं, जो हमें जिन्हें याचिका भी कहा जाता है, उनके बारे में, कि जो 5 हमारे पास याचिकाएं हैं यह कौन कौन सी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आपको याद करना है। इसका हैबिस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको आपको यदि समझना है तो आपने दृश्यम मूवी अगर देखी है तो आप बेहतर रूप से इसको समझ पाएंगे। 2 लोग जब भी वो रेस्टोरेंट्स में होते हैं तो अजय देवगन द्वारा उनके लिए सलाह दी जाती है कि आप हैबिस कॉर्पस का प्रयोग कर अपने आप को संरक्षित रख सकते हैं। यानी
पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनको परेशान किया जाता है, तो इस पर वह इस प्रकार की बात करता है और इसका प्रयोग वह आगे चलकर अपना जो केस आता है उसमें भी करता है। जब उसकी बच्ची के द्वारा किसी लड़के के द्वारा जो अनैतिक कार्य कर रहा होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो हेबिस कॉर्पस के माध्यम से वह संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। तो हेबिस कॉर्पस को आपको यदि समझना है तो दृश्यम मूवी देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और वैसे बेसिक तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एक बात, तथा आपको संरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। यदि हमारे साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो आप तो अपने आप को संरक्षित करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए इस याचिका के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बारे में जो टर्म्स कही जाती है, टू हेयर द बॉडी, यानी आप अपने शरीर की यानी बॉडी की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कोई पुलिस ऑफिसर है आपसे चिढ़ता है किसी भी कारण से, यदि आपसे उसका अनबन हो जाती है और वह आपको अनैतिक रूप से कानून का सहारा लेते हुए गिरफ्तार करता है, तो वहाँ आपको अपनी बचत करनी होती है। तो ये हेबिस कॉर्पस के माध्यम से आप अपनी बचत कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, तो वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद मामले की जांच कोर्ट द्वारा की जाएगी। यानी अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए, मान लो आप व्यक्ति हैं, कोई आम व्यक्ति हैं, आपके द्वारा कोई किसी दूसरे द्वारा आप पर हमला किया जाता है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप जाएंगे सीधे थाने में। और हम देख सकते हैं कि यदि सामाजिक तौर पर आप देख सकते हैं कि आप जैसे सड़क पर खड़े हुए हैं और किसी पुलिस वाले द्वारा आप पर प्रहार किया जाता है, तो आप उसकी रिपोर्ट कहाँ पर करेंगे? यदि आप थाने में जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट वहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि रिपोर्ट जिसको लिखनी है वही आप पर इस प्रकार के कृत्य कर रहा है, आप पर विरोध कर रहा है, तो आपको वहाँ पर संरक्षण देने की जिम्मेदारी क्या करती है? हेबिस कॉर्पस याचिका करती है। आप जाकर इस याचिका को कोर्ट में लगा सकते हैं और जैसे ही कोर्ट में याचिका लगाई जाती है तो इसकी जांच फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाएगी। यदि जांच में पाया जाता है कि आपको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो आपको वहीं से रिहा कर दिया जाएगा। यदि आपके किसी परिजन द्वारा इस प्रकार की याचिका डाली गई है कि उस याचिका के माध्यम से आपने अपनी याचिका में लिख दिया गया है कि अनैतिक तरीके से किसी ऑफिसर के द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया है, तो इस याचिका के जांच करने के बाद यह साबित होता है कि आपको गैर कानूनी तरीके से अपना कोई भी बदला लेने के लिए किसी ऑफिसर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो आपको वहीं से जमानत मिल जाएगी या आपको रिहा कर दिया जाएगा, जो कि कोर्ट के ऑर्डर द्वारा किया जाएगा। साथ ही पुलिस को यदि उस व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार करना है, यानी अब वह और भी चढ़ जाता है, जैसे ही आप कोर्ट में जाते हैं और वह जो अधिकारी होता है और भी चढ़ जाता है, तो वह सोचता है कि हम इसको कोई भी और अनैतिक कार्य के लिए इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक उसको शर्त आ जाती है कि जैसे ही आप हेबिस कॉर्पस लगाते हैं तो आपके ऊपर एक ये बल कार्य करने लगता है कि जो याचिका होती है, इसके बाद यदि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हैं, यानी कोई कांस्टेबल यदि या कोई भी पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करना चाहता है, तो उसको पहले कोर्ट में इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही वह गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाएगा तथा कारण बताना होगा कि किस वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले आपको कोर्ट के पास जाना होगा, कोर्ट के पास जाकर कारण बताना होगा कि आप इस वजह से उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। यदि कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी होता है गिरफ्तार करने के लिए, वह वहाँ पर जा सकता है। यह किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा लगाई जाती है। अब आप थोड़ी सी मूवी का टर्म समझिए कि जैसे ही जो अजय देवगन होता है उसको संज्ञान में लेने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है और हेबिस कॉर्पस का केस लगाने के बाद अब उस जो कि कांस्टेबल होता है, जो पुलिस अधिकारी होता है, जो उससे चढ़ता है,
वह फिर से उसको गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसको परमिशन लेनी होती है, अतः उसे संरक्षण कोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं यह कहाँ पर कार्य नहीं करती। अब हम देख सकते हैं कि जो हैबिस कॉर्पस है यह भी सीमित तरीके से कार्य करती है, यानी कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जहाँ पर यह कार्य नहीं करती। यदि कानूनी तरीके से किसी के को गिरफ्तार किया जाता है, आप वारंट लेकर जाते हैं, आपके पास पहले ही आदेश है, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा मामला है जिसमें आप सीधे तौर पर पकड़े जाते हैं। मान लो यदि किसी की आपने हत्या कर दी, आपके हाथ में हथियार है और इस प्रकार आपको गिरफ्तार किया जाना है, तो उसमें तो वारंट की आवश्यकता ही नहीं होगी। यदि आपके पास वारंट है उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो आप आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे उसकी मतलब जिसके उसने याचिका दी हो या ना दी हो, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी के द्वारा कोर्ट की अवमानना की हो, यानी अब कोर्ट द्वारा उसको बुलाया गया है, समन जारी किया गया है कि आप कोर्ट पर आइए, और उसके द्वारा कोर्ट की अवमानना की जाती है, तो उसे डिटेन किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही उसकी याचिका कोर्ट में जारी हो। यदि कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी के आदेश दिए जाते हैं, अब जब कोर्ट ही आदेश दे रहा है कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो वह गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मामले जो न्यायपालिका, संसद व विधानसभा के दायरे में आते हैं उन पर यह लागू नहीं होती है। ऐसे मामले हम देख सकते हैं कि जो कोई जुडिशरी है उसके संबंध में कोई इस प्रकार का मामला आता है और संसद व विधानसभा के मामले में इसको इम्यूनिटी प्रदान है, यह वहाँ पर कार्य नहीं करती। आगे देखते हैं। मैंडामुस परमादेश। अब परमादेश क्या है, इसको यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यह दूसरी याचिका है। यह याचिका लोक सेवकों को कोर्ट द्वारा दी जाती है। अब हम देख सकते हैं कि आपके द्वारा किसी कांस्टेबल द्वारा आपको शोषण नहीं किया जा रहा। अब आपका शोषण कौन कर रहा है? लोक सेवक कर रहा है, कोई अधिकारी कर रहा है। यानी यहाँ पर हम घबरा जाते हैं कि अब कोई लोक सेवक के द्वारा आप पर कार्रवाई की जा रही है। मान लो कि आप कोई IAS ऑफिसर बन गए और आप ऑफिसर बनते ही आप देखते हैं कि आपको किससे बदला लेना है। कोई आपके दुश्मन रहे होंगे, कोई आपके ऐसे रिश्तेदार रहे होंगे, उससे आपको बदला लेना है, तो आप इस प्रकार के कृत्य नहीं कर सकते। आप बोलते होंगे कि एक बार अधिकारी बन जाऊं फिर मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, लेकिन यह जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से समझना चाहिए कि जो हमारी याचिकाएं हैं इनके माध्यम से लोक सेवक भी सीमित हो जाते हैं। यह याचिका लोक सेवकों द्वारा कोर्ट द्वारा दी जाती है। यदि लोक सेवक जनता के हित में कार्य नहीं करता हुआ अनैतिक कार्य करता है, तो उसके कर्तव्यों के निर्वहन कराने के लिए परमादेश जारी किए जाते हैं, और जैसे ही परमादेश जारी किया जाता है तो लोक सेवकों को सीधा करने के लिए यह परमादेश आते हैं। यह कहाँ पर कार्य नहीं करते, तो यह भी आपको बात समझना चाहिए कि यहाँ पर इनको भी इम्यूनिटी है। यह किसी गैर सरकारी अधिकारी पर लागू नहीं होते। जो भी सरकार द्वारा पदस्थ जो अधिकारी हैं उन पर कार्य करते हैं, यह किसी गैर सरकारी अधिकारी पर लागू नहीं होते। यानी आपके द्वारा जैसे कि रिट जारी की जाती है कि आपके द्वारा कोई भी कार्य करवाया जा रहा है। मान लो आप कोई प्राइवेट बैंक में जाते हो, वहाँ पर कोई अधिकारी बैठा हुआ है और उसके विरुद्ध आप जाकर कोर्ट में परमादेश वाली याचिका दायर करते हैं, तो वह तुरंत ही निरस्त हो जाएगी, क्योंकि यह जो कार्य करती है वह केवल किस पर कार्य करती है? सरकारी अधिकारियों पर कार्य करती है। जिन अधिकारियों को सरकार द्वारा पद या जनसेवा के पद प्रदान किया जाता है, यानी लोक सेवक यानी जनसेवा के लिए जिनको अधिकार दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा यदि कोई इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है, तो उन पर यह याचिका लागू होती है। कोई प्राइवेट एम्प्लॉय पर यह लागू नहीं होती। आगे देखते हैं। राज्य के गवर्नर व राष्ट्रपति को इस याचिका से संरक्षण प्रदान होता है। आप जाकर अपने राज्य के गवर्नर के विरुद्ध इस याचिका का प्रयोग नहीं कर सकते, चूँकि हम देख सकते हैं वह भी एक पद होता है। एक लोक सेवक की तरह ही यह भी कार्य करते हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं, लेकिन गवर्नर व राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर आते हैं और उन पर यह याचिका असर नहीं करती। इनको यहाँ पर संरक्षण या इम्यूनिटी प्रदान की गई है। यदि कोई कार्य ठेके पर करा रहा है, यानी कोई ठेकेदार है और उसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, तो उस पर भी यह याचिका लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है, इन पर भी यह याचिका कार्य नहीं करेगी।
तो हमने समझा अपनी दो याचिकाओं के बारे में। पहली याचिका में जो कि पुलिस अधिकारियों पर इम्प्लीमेंट होती है और दूसरी याचिका जो लोक सेवकों पर इम्प्लीमेंट होती है। अब यहाँ पर हम अपनी तीसरी याचिका की बात करेंगे। इसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रोहिबिशन का हिंदी में अर्थ होता है निषेध या रोक देना। अब देख सकते हैं हाई कोर्ट द्वारा अपने नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, जैसे ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं जैसे कि एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इस प्रकार के यह भी एक कोर्ट की तरह कार्य करते हैं जो कि वन से संबंधित मामलों पर कार्य करता है, जो कि एनजीटी है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जैसे कि कोई क्वाजाई बॉडी है, जैसे कि ट्रिब्यूनल होता है, और कोई कोर्ट होता है अपने जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आने वाले कोर्ट हैं, तो यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर लगाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ फैसले होते हैं, जैसे ही कोर्ट के पास जाते हैं तो उनके द्वारा इस प्रकार का यदि कोई फैसला सुनाया जाता है कि वो उनकी हद में नहीं आता और हद से बाहर जाकर जो कार्य करते हैं, तो वहाँ पर प्रतिशोध लगाए जो कि यहाँ पर इनके विरुद्ध यह याचिका कार्य करती है। तो हमें समझना चाहिए कि यह जो कि न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन पर कंट्रोल करने का कार्य यह याचिका करती है। जो कार्य क्षेत्र इनकी हद में नहीं आता वहाँ फैसला करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता। इनके द्वारा अपना एक कार्य क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का एक अधिकार क्षेत्र होता है, उसमें ही उसको कार्य करना होता है। यदि उसकी हद से जैसे ही बाहर कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा जो प्रोहिबिशन रिट के माध्यम से उसको रोक दिया जाता है। यह याचिका समस्या के बाद समाधान की बात करती है। यानी समस्या क्या है कि जैसे ही आपके कोई फैसला सुनाया जा रहा था, यानी फैसला सुनाने के पहले यह संरक्षण की बात नहीं करेगी। यह जब फैसला सुनाया जाता है तो उसके बाद इसे संरक्षण की बात की जाती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो प्रोहिबिशन होती है वह समस्या के बाद समाधान की बात करती है। यह याचिका न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है। यह न्यायिक संस्था यानी जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट होते हैं, उन पर कार्य करती है। पहली जो हमने देखा कि वह पुलिस अधिकारियों पर कार्य कर रही थी, दूसरी के बारे में देखा कि वह लोक सेवकों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी, और तीसरी जो प्रोहिबिशन है इसमें हमने देखा कि यह न्यायिक बॉडी पर या न्यायिक संस्थाओं पर कार्य करती है। इसके माध्यम से क्वाजाई न्यायिक यानी हरित प्राधिकरण जैसे जो कोर्ट होते हैं पर भी रोक लगाई जा सकती है। लोक सेवकों के लिए जारी नहीं की जाती। तो लोक सेवकों की बात हमने कहाँ पर की थी, जो कि हमारा दूसरा था मैंडामूस, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी कि ये लोक सेवकों पर यह नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो प्रोहिबिशन लोक सेवकों पर जारी नहीं की जा सकती, यह केवल न्यायिक बॉडी पर जो कि न्याय सुनाते हैं, जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं, उन पर यह कार्य करती है। यह विधायिका के विरुद्ध भी कार्य नहीं करती, और हम देख सकते हैं कि जो विधायिका होती है इसके विरुद्ध भी कार्य नहीं करती। गैर सरकारी व्यक्ति पर यह लागू नहीं होती। यदि कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उस पर यह लागू नहीं होती। चलिए देखते हैं चौथी जो कि याचिका है इसके बारे में। इसको कहते हैं सरसरी यानी प्रमाणित होना। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह याचिका सुधारात्मक कार्य के लिए लाई जाती है। यदि किसी कोर्ट या क्वाजाई बॉडी, यानी क्वाजाई बॉडी आपने समझा कि एनजीटी है, हरित प्राधिकरण जैसी जो बॉडियाँ होती हैं जो कि न्यायिक बॉडी होती हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय दे दिया जाता है तो उसे सुधारने का कार्य करती है। प्रमाणित करना यानी उस चीज़ को प्रमाणित करके उसको सुधारना। यह जो इसके पहले हमने जिसके बारे में अध्ययन किया, यह जो याचिका है यहाँ पर आप देखिए कि प्रोहिबिशन में हमने क्या किया, निषेध करने की बात करती है, यानी उसे रोकने का प्रयास करती है। यह केवल निषेध करती है, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करती। जो कि प्रोहिबिशन होता है जो कि न्यायिक बॉडी पर इम्प्लीमेंट होती है, और सरसरी होती है वह प्रोहिबिशन के समानांतर ही कार्य करती है। वह भी क्या करती है, जो कोर्ट को यानी जो न्यायिक बॉडी होती है उनको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो यह भी उसी प्रकार का कार्य करती है, लेकिन इसका जो कार्य होता है, जो निर्णय दे दिया गया है उसे सुधारने का कार्य होता है। मान लो हद से बाहर जाकर, यानी अपनी जो कि उनकी हद आती है, जो बाउंड्री आती है, उससे बाहर आकर उन्होंने कार्य कर दिया है, तो अब उसको सुधारने की भी आवश्यकता है, और उसको सुधारने का कार्य सरसरी द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं, यह दो प्रकार के सुधारात्मक कार्य करती है। यानी यहाँ से हमें उसको बहुत ही आसानी से समझना है, चूँकि यह चीज़ें बार बार भूलते हैं, और इनको याद करने के लिए एक ही बार में आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको याद रह जाएं।
पहले यह कोर्ट अपनी हद से बाहर निर्णय न दे यह प्रयास करता है। यह पहले इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि आपको इस हद में ही रहकर कार्य करने हैं, और यदि इसके रोकने पर यह कार्य नहीं करती तथा निर्णय सुना दिया जाता है, यानी उस जो कि इंस्ट्रक्शन इनको दिए गए हैं इससे बाहर जाकर कार्य करती है, तो याचिका के माध्यम से उसको सुधारने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। यह दो कार्य करती है, पहले इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको हद से बाहर कार्य नहीं करना, और फिर भी यदि आपके द्वारा कार्य किया जाता है तो उसको सुधारने का प्रयास करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि उसको सुधारा किस प्रकार जाएगा, कि उसी निर्णय को सुधार दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए जो कोर्ट उसकी हद में आता है उसके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको सही ठहराया जाता है। फिर उसके बाद उसको सही करने का प्रयास सर्जरी द्वारा किया जाता है। यह हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दी जाती है, यानी यह जो कि उच्च कोर्ट होता है उच्च कोर्ट के द्वारा निम्न कोर्ट यानी उसके नीचे आने वाले लोअर कोर्ट को दी जाती है। यदि कोई मामला हाई कोर्ट की हद से बाहर है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे कोई जबलपुर का हमारा जो न्यायालय है उसके बाहर का कोई मामला है तो उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? उसको सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कोई लोअर कोर्ट है और उससे संबंधित मामला है तो वह हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट से संबंधित जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा, जो कि अपनी हद से बाहर कार्य कर रहा है। 1991 के बाद याचिका का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, यानी अब तक हमने जो प्रावधान पढ़े 1991 तक यही प्रावधान लागू किए गए थे। इसके पहले जो न्यायिक संस्थाएं हुआ करती है उन पर भी यह कार्य करती थी, तथा इसके बाद हम देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी यह जारी की जा सकती है। मान लो आपके यहाँ का जो सिविल सेवक है या कोई अधिकारी है, यदि वह इस प्रकार के कार्य करता है जो इसकी हद से बाहर आते हैं तो उनको सुधारने का कार्य भी सरसरी द्वारा किया जाता है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि जो इसके पहले हमने जो अध्ययन किया, जो कि हमने यहाँ पर प्रोहिबिशन के बारे में देखा कि यह लोक सेवकों पर जारी नहीं होती है, लेकिन जो सरसरी होती है, यहाँ से आप डिफरेंस को समझकर यहीं से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो सरसरी होती है वह लोक सेवकों पर भी जारी होती है, और इसको कब सुधारा गया? 1991 में सुधारा गया। उदाहरण के लिए न्यायिक क्वाजाई बॉडी प्रशासनिक अधिकारी, यानी जो न्यायिक बॉडी है वहाँ पर यह कार्य करती है। क्वाजाई बॉडी यानी जैसे हरित प्राधिकरण है, इस प्रकार के ट्रिब्यूनल जो न्यायालय होते हैं उन पर कार्य करती है, और प्रशासनिक अधिकारियों पर सरसरी लागू होती है। यह प्रमाणित करती है तथा उस जो भी मामला सुना दिया गया उसको सुधारने का प्रयास करती है, जिसके प्रति यह प्रयोग की जाएगी किसी गैर सरकारी अधिकारी पर। देखो यह कौन से मामले को में इसको इम्यूनिटी दी गई है। यदि कोई गैर सरकारी अधिकारी है तो उस पर यह इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कोई भी आप जितनी भी बॉडी आप पढ़ती हैं वह गैर सरकारी अधिकारियों पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। यह सरकार के नियंत्रण के लिए, ताकि कोई अपनी हद से बाहर कार्य ना करे उसके लिए बनाई गई हैं। कोई विधायी संस्था है उस पर भी यह कार्य नहीं करती। चलिए आगे देखते हैं। क्यूरेंटो इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी वारंट से। अब यहाँ पर हमें देखना चाहिए, जब किसी कार्य की योग्यता आपके पास नहीं होती, उस कार्य को अनैतिक तरीके से किया जाता है, तो उसे रोकने के लिए इस याचिका का प्रयोग किया जाता है। मान लो आपने फर्जी तरीके से कोई एग्ज़ाम दे दिया जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है। मान लो कोई कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप देते हैं और उसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, और आप कोई फर्जी मार्कशीट लगाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हालांकि अब यह चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, पहले इस प्रकार के फर्जीवाड़े हुआ करते थे जिसमें इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो यह जो क्यूरेंटो है इस प्रकार के कार्यों को रोकने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर यह याचिका लगा दी जा सकती है। आगे इसके प्रावधान देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठता है जिसकी योग्यता वह नहीं रखता, तो भ्रष्टाचार के माध्यम से वह वहाँ तक पहुँच जाता है। तब इसकी जानकारी जैसे ही कोर्ट को मिलती है और याचिका दायर की जाती है, तो उसके विरुद्ध यह कार्य करती है और उसको निरस्त करने के लिए यह कार्य करती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के मामले की जांच कराना चाहता है, यानी कोई पर्सनल व्यक्ति इस प्रकार के मामले की जांच कराना चाहता है कि कोई भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी पद पर बैठा हुआ है, उसको जानकारी होती है कि इसके पास योग्यता नहीं है, या किसी भी भ्रष्टाचार के पैसे ऐसे लेकर इसको वहाँ पर बैठा दिया गया है, तो उसके विरुद्ध यह याचिका दायर की जा सकती है। यदि
कोई पीड़ित व्यक्ति, यानी पीड़ित व्यक्ति यहाँ से हमें समझना चाहिए कि आप जिस पद पर आसीन होना चाहते हैं, आपके पास पूरी योग्यता थी और आपका फॉर्म उसके साथ ही लगा हुआ था, तो आपको छोड़कर उसको बैठा दिया जाता है कुछ पैसे लेकर, या फिर उसकी अंक सूची या फिर कुछ भी अनैतिक कार्य के द्वारा उसको बैठा दिया जाता है, तो उसकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को अनैतिक रूप से हत्या ली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसकी याचिका दायर कर सकते हैं। अब अपवाद के रूप में आप बातों को समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई मंत्री पद पर है, अब वो कितने भी भ्रष्टाचार से पहुंच गया हो, कहीं भी उसने पैसे बांटे हो, शराब बांटी हो, तो आप उसकी याचिका दायर नहीं कर सकते कि यह जो मंत्री है इस पद पर मुझे जाना था और यह भ्रष्टाचार के माध्यम से यहाँ पर आ गया। इसके लिए अन्य कोई प्रावधान है, लेकिन जो क्यूरेंटो है इस याचिका के माध्यम से उसकी जाँच नहीं होती। यदि कोई प्राइवेट नौकरी पर है, यानी मान लो आपकी कोई नौकरी लगनी है जो प्राइवेट क्षेत्र में लगनी है, और उस नौकरी के लिए वह अपने भतीजे को लगा देता है या अपने बच्चे को लगा देता है, तो आप उससे यह नहीं कह सकते कि आप इस पद के लिए मैं योग्यता रखता हूँ, मुझे वहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार की बात प्राइवेट सेक्टर में नहीं की जाती, तो इस प्रकार की याचिका यहाँ पर दायर नहीं की जा सकती। चूँकि बहुत हौच-पौच है और आपको सभी याचिकाएं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन हम इसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको बातें याद रह जाएं। सबसे पहली जो याचिका है हैबिस कॉर्पस, यह जो आपके जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कोई अनैतिक कार्य किया जाता है तो उस पर कार्य करती है। दूसरी होती है जो मैंडामूस होती है, यह लोक सेवकों पर कार्य करती है। तीसरी होती है जो आपकी प्रोहिबिशन, यह निषेध का कार्य करती है किसी न्यायिक बॉडी पर, और यदि न्यायिक बॉडी द्वारा अपने हद से कोई बाहर कार्य किया जाता है। इसके बाद प्रोहिबिशन के बाद सरसरी आती है, यह कार्य करती है कि जैसे ही आपके द्वारा, जैसे कि कोई कोर्ट होता है उसके द्वारा कोई मामला पर की जांच की जाती है कि उसने कोई निर्णय सुना दिया है जो कि उससे हद से बाहर था, तो उसको प्रमाणित करके अधीनस्थ यानी जो भी न्यायालय होता है जिसकी हद में वह आता है तो उस तक भेजने का कार्य सरसरी द्वारा किया जाता है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच के लिए क्यूरेंटो याचिका दायर की जाती है, जिसमें आप इस पर याचिका डाल के आप किसी भी जो कि अधिकारी अनैतिक रूप से किसी पद पर बैठ चुका है उसकी जांच कराने के लिए इस याचिका को दायर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह व्याख्यान समझ आया होगा और इसी प्रकार के प्रयास मैं हमेशा से लाता रहा हूं, और इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए आप इस लेक्चर्स को और फैलाइए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो कि इस प्रकार का अध्ययन करना चाहते हैं, और इस प्रकार के लेक्चर के लिए बने रहें स्टडी बाय मनी पांडे से। और हम देख सकते हैं कि हमारे जो 28 व्याख्यान हो चुके हैं। यदि आप पॉलिटी का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो कॉपी पेन उठाकर इसके नोट्स बनाइए, और यदि आप इसकी PDF की आवश्यकता होती है तो आप जो भी आपके पास नंबर है 7222929922 इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, या फिर हम कुछ ही दिनों में एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और सारी जो कि PPT है उनको PDF में कन्वर्ट करके आपको प्रदान कर देंगे, और सारी PDF आप कहीं भी कभी भी खोलकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।